नमस्कार, मैं हूं शिवनाथ झा। आर्यावर्त इंडियनेशन.com के यूट्यूब चैनल अखबार वाला 001। मैं अभी कश्मीरी गेट पे खड़ा हूं। मैं जहां खड़ा हूं यह 138 साल पुराना दिल्ली का सबसे पहला जीपीओ आज भी अपने इतिहास को बरकरार रखते हुए यह खड़ा है। इस कहानी के करने के पीछे जो मेरा उद्देश्य यह है कि भारत में जिस तरह डाक सेवा, ये अलग बात है कि भारत सरकार की तरफ से, मंत्रालय की तरफ से, अधिकारियों पदाधिकारियों सबों की तरफ से इस बात की पुष्टि की जाती है कि भारत में डाक सेवा बहुत बेहतर है, सच में बहुत बेहतर है। जब विश्वास की बात आएगी तो सबसे पहले लोग भारतीय डाक पे विश्वास करेंगे। लेकिन सवाल यह है कि अगर भारतीय डाक इतना बेहतर है तो आज सरकार की तरफ से जो निजी क्षेत्र के कोरियर सर्विस है वो क्यों जग रहे हैं। हालत यह है कि जिस तरह से निजी क्षेत्र के कोरियर सर्विस बढ़ रहे हैं पूरे भारत में ही नहीं पूरे विश्व के स्तर पे, वैसी स्थिति में जो सेवा भारतीय डाक को देनी चाहिए वो सेवा तो दे रही है, लेकिन जो पैसे भारतीय डाक को आनी चाहिए वो भारतीय डाक को नहीं आ पा रहे। भारत के लोगों का पैसे का जो बंटवारा है डाक सेवा में, वो अधिकतर चला गया है कोरियर सर्विस, जो निजी क्षेत्र के कोरियर है। और यह भी सही है कि निजी क्षेत्र के कोरियर चलाने वाले में बहुत सारे राजनेता लोग हैं, बहुत सारे सरकारी पदाधिकारी हैं, अधिकारी हैं, पदाधिकारी हैं और पैसे वाले लोग हैं जो डाक सेवा को चलाते हैं निजी क्षेत्र में पैसे कमाने के लिए। परिणाम इसका ये हुआ कि भारतीय डाक में जो लोग काम कर रहे हैं उनके होठों पे पपड़ी जम गया है। आप विश्वास नहीं करेंगे क्योंकि भारतीय डाक में काम करने वाले लोगों को अब पेंशन भी नहीं मिल रहा है। 2002 के बाद पिछले 20 वर्षों से पेंशन नहीं मिल रहा है। भारतीय डाक के लोग जब रेल में सफर करते हैं, डाक को लेके चलते हैं, तो उनका जो जीवन है हमेशा संकट में होता है। हर एक स्टेशन पे जहाँ गाड़ियाँ रुकती है उस स्टेशन में दरवाजा खोलो, ठोकता है लोग पैसेंजर्स। अगर वो नहीं खोलते हैं तो अपनी जान को बचा के रखते हैं, अगर खोल देंगे तो यह शायद मालूम भी नहीं होगा कि आरएमएस या भारतीय डाक ले जाने वाले ट्रेन में किन लोगों के साथ कौन सी वारदात हुई। इस पूरी कहानी में अगर राजनीतिक दृष्टिकोण से देखें तो हिंदुस्तान में सिर्फ लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा या विधान परिषद, इसमें अभी तक आज की तारीख तक इस कहानी के करने तक निजी क्षेत्र के लोग नहीं आए। मसलन यह अलग बात है कि लोकसभा, राज्यसभा इन तमाम में या पूरे दृष्टिकोण से सरकार चलाने में निजी क्षेत्र के लोग, कॉरपोरेट, बड़े बड़े उद्योगपति, इन तमाम लोगों का हाथ है। वो जो चाहते हैं वही सरकार करती है। लेकिन प्रत्यक्ष रूप से ऐसा कभी नहीं हुआ है या अभी तक नहीं हुआ है कि राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति आधिकारिक तौर पे हैं, लेकिन उनके समानांतर में एक निजी क्षेत्र के कोई राष्ट्रपति हो, निजी क्षेत्र का कोई उपराष्ट्रपति हो, निजी क्षेत्र का कोई प्रधानमंत्री हो, निजी क्षेत्र का कोई मंत्री हो। ऐसा नहीं हुआ है। और यही कारण है कि अभी तक भारत का जो प्रजातंत्र है, भारत में जो राजनीतिक या प्रजातंत्र पद्धति है वो बची हुई है। लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं कर सकते कि जिस तरह भारत की संपूर्ण अर्थव्यवस्था, भारत का शिक्षा जगत, भारत का चिकित्सा, भारत के हर एक क्षेत्र में निजी क्षेत्र के लोगों का प्रवेश हुआ है और प्रवेश के साथ अपना वर्चस्व बना लिया है। कल इस बात की संभावना से इनकार नहीं कर सकते हैं कि कहीं भारत की जो राजनीतिक व्यवस्था है, भारत में जो सरकारी तंत्र है, उसमें भी निजी क्षेत्र के लोग
आने लगी। भारत में जितने भी अस्पताल हैं, सरकारी अस्पताल, आप उन अस्पतालों में एक बार चक्कर लगा के देखिए। मैं एक रिपोर्टर हूँ, इस सल्तनत, दिल्ली सल्तनत को पिछले 35 वर्षों से देखा हूँ। मैं जहाँ खड़ा हूँ, आज से 25 साल पहले जब इंडियन एक्सप्रेस का रिपोर्टर था, तो यहाँ रात रात भर बैठता था कहानी करने के लिए। यहाँ चरस, गांजा और जितने भी कॉन्ट्राबैंड्स हैं, इसकी क्या स्थिति थी। इसके बगल में दिल्ली स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग था, उस गली से रिंग रोड, ये जगह देखा हुआ। हालात यह है कि जिस तरह से पिछले कई वर्षों या पिछले 20-25 वर्षों से भारत के संपूर्ण क्षेत्र में, चाहे वो चिकित्सा का क्षेत्र हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, परिचालन का क्षेत्र हो, चालन का क्षेत्र हो, कोई भी क्षेत्र ऐसा अछूता नहीं है जहां निजी क्षेत्र के लोग नहीं है। सवाल यह है कि अगर निजी क्षेत्र के लोग सेवा दे सकते हैं तो सरकारी क्षेत्र क्यों नहीं दे सकती है। अगर भारत के लोग निजी क्षेत्र में काम करने के लिए उत्सुक हैं, उन्हें पैसे अधिक मिलते हैं, अगर वहां 12 घंटा काम कराने के बाद उन्हें तनख्वाह मिलता है, वही व्यक्ति सरकारी क्षेत्र में क्यों नहीं 12 घंटा काम करेंगे। हम हर एक बात के लिए सरकार को दोषी नहीं ठहरा सकते। सरकार एक निर्जीव संस्था है। मैं जिस जगह खड़ा हूं, ये जीपीओ है, 138 साल पुराना। सवाल यह है कि सिर्फ ये जीपीओ आज भी ऐतिहासिक इसलिए है कि इस जीपीओ में पिछले 138 वर्षों में जितने अधिकारी आए, पदाधिकारी आए, कर्मचारी आए, भारत के लोग यहाँ आए, वो सभी अपने आत्मा से जीवित थे, इसलिए यह भवन आज जीवित है। अगर यहाँ निर्जीव लोग इस भवन के अंदर बैठते, उनमें वेदना और संवेदना नहीं होती, तो आज यह भवन नहीं होता। यह भी सच है। सवाल यह है कि हम सभी क्षेत्रों में जो निजी क्षेत्रों का प्रवेश हो रहा है, ये निजी क्षेत्रों के प्रवेश से यह अलग बात है कि हमारी सुख सुविधाएं बढ़ रही है, लेकिन जो सबसे बड़ी कमी है, जो सबसे बड़ा चीज समाप्त हो रहा है, वो है संबंध का। भारत में जितने भी डाकघर हैं, उस डाकघर का डाकिया अपने अपने क्षेत्र के तमाम लोगों का, पंचायत से लेके प्रखंड तक, गांव से लेके कमिश्नरी तक, हर एक व्यक्ति को नाम से जानता है, चेहरे से जानता है। उस क्षेत्र में काम करने वाले जो पुलिसकर्मी हैं, वो प्रत्येक व्यक्ति को नाम से, उसके बाप दादाओं के नाम से जानता है। आज निजी क्षेत्र में जो कोरियर सर्विस है, आप अपने कलेजे पे हाथ रख के सोचें कि कोरियर सर्विस का मालिक से लेके कोरियर सर्विस आपके दरवाजे तक जो चिट्ठी पहुंचाता है, वो आपकी वेदना और संवेदना में कितना हिस्सेदार है? शायद नहीं। भारत के लोगों को शायद ये इस बात का अंदाज़ा नहीं होगा कि जिस गति से देश की आबादी बढ़ रही है, उस आबादी में एक पुलिस पे तकरीबन 900 व्यक्ति आएंगे। मतलब 900 व्यक्ति को देखने के लिए एक पुलिस। भारतवर्ष में तकरीबन 8,000 लोगों को या लोगों की जो चिट्ठी पत्री और अन्य डाक सेवाएं हैं, उसको देखने के लिए एक पुलिस पोस्ट ऑफिस, और एक पोस्ट ऑफिस का जो
एरिया है वो तकरीबन 21.56 स्क्वायर किलोमीटर। मुस्कुराने के लिए, हंसने के लिए चाहे लाख बहाने बना लें, लेकिन हकीकत यही है कि भारतीय डाक में काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या आज उत्तरोत्तर कम होती चली जा रही है। यह अलग बात है कि आज भी भारत के प्रत्येक व्यक्ति का, गांव में रहने वाले व्यक्ति से लेकर शहरों में रहने वाले व्यक्ति का भारतीय डाक पे जितना विश्वास है, डाकघरों में डाकियों पे जितना विश्वास है, डाकघरों में काम करने वाले कर्मियों पे जितना विश्वास है, शायद कोरियर वालों पे नहीं होगा। लेकिन आज कोरियर की संख्या, कोरियर कंपनियों की संख्या, कोरियर सेवाओं की संख्या पूरे राष्ट्र में, पूरे देश विदेश में उत्तरोत्तर बढ़ती चली जा रही है। लेकिन भारतीय डाक विभाग आज अपने अस्तित्व पे रो रहा है। तो अच्छा है, ठीक है। जिस स्थान पर यह डाकखाना है, यह संपूर्ण दिल्ली की जो आत्मा है, दिल्ली की जो नाक है, दिल्ली का जो मस्तिष्क है, उस स्थान पर यह डाकखाना है। यह डाकखाना संपूर्ण राष्ट्र को बहुत बेहतरीन तरीके से सेवा करते आई है और आगे भी कर सकती है। लेकिन सरकारी नीति और डाक के क्षेत्र में निजी निकायों का, निजी लोगों का, निजी संस्थानों का आने से, जिसे हम अंग्रेजी में कोरियर सर्विस कहते हैं, आज भारतीय डाक का या भारतीय डाकखानाओं का अस्तित्व खतरे में है। कि भारतवर्ष में आज जितने भी पोस्ट ऑफिस हैं, उसमें 60 से अधिक फीसदी और 70% पोस्ट ऑफिस में जो डाकिया है वो साइकिल से चलता हो। चाहे भारतवर्ष में चार पहिया वाहन या 2 पहिया वाहन का भरमार हो गया हो, आज भी डाकिया साइकिल से ही चलता है, क्योंकि उसकी आर्थिक स्थिति साइकिल से अधिक नहीं है। संसद में जब सत्र चल रहा था, उस सत्र के दौरान
डाक विभाग के जो भी मंत्री हैं उन्होंने यह कहा कि भारत में जिस समय आज़ादी मिली थी उस आज़ादी के समय तकरीबन 23,344 डाकघर थे भारतवर्ष में, जिसमें अधिक डाकघर शहरी क्षेत्र में थे। आज़ादी के बाद आज जब हम 75वां वर्षगांठ मनाए हैं देश स्वतंत्र भारत का, आज भारतवर्ष में तकरीबन 1,54,965 डाकघर है और इन 1,54,965 डाकघरों में तकरीबन 1,39,067 डाकघर ग्रामीण क्षेत्रों में। शहरी क्षेत्रों में डाकघरों की संख्या, सरकारी डाकघरों की संख्या कम है। यहाँ एक सवाल है, शहरी क्षेत्रों में जिस तरह से प्राइवेट कोरियर्स का अभ्युदय हो रहा है, प्राइवेट कोरियर्स जिस तरफ से पनप रहे हैं, शहरी क्षेत्र में डाकघर धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। आप आज नहीं मानेंगे, लेकिन कल ये स्थिति आने वाली। वैसे सरकार यह कहती है कि भारतवर्ष में डाकघर या डाक सेवा का जो नेटवर्क है वो नेटवर्क विश्व के किसी भी देश की तुलना में सबसे मजबूत, सबसे बड़ा है। लेकिन अगर हम इस नेटवर्क को दो भाग में बांट लें, रूरल सेगमेंट और अर्बन सेगमेंट में, तो रूरल सेगमेंट में भले डाकघरों की संख्या बहुत अधिक है, अर्बन सेक्टर में डाकघरों की संख्या कम है। जबकि किसी भी दूसरे देश में अर्बन सेक्टर और डाकघर और रूरल सेक्टर के डाकघर में किसी तरह का कोई प्रमुखता अथवा महत्व नहीं है, सभी बराबर है। हम अर्बन सेक्टर में कोरियर सर्विस को इतना ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं, कोरियर सर्विस इतना ज़्यादा अधिक बढ़ रहा है कि यहाँ डाकघर खत्म हो रहा है। क्योंकि गोल डाकखाना जो 135 साल पुराना डाकघर है, उस डाकघर की जो स्थिति आज देखने को मिलती है वह दयनीय है। जिस समय यह डाकघर बना था 135 साल पहले, उस समय तत्कालीन ब्रिटिश राज के जो भी वायसराय का घर या पार्लियामेंट का, सुप्रीम कोर्ट का, राष्ट्रपति भवन या इस क्षेत्र में जितने भी तत्कालीन सरकार या आज की भी सरकारी जो कार्यालय हैं, व्यवस्था है, संस्थान हैं, उनका देखरेख करता था। आज उस डाकघर की स्थिति को देख के, उसके जो खंभे में से झड़ते हुए सीमेंट, उसके दरवाजे के बीच का छेद, बड़े बड़े चूहे देखकर मन दुखी हो जाता है कि 135 साल पुराना यह ऐतिहासिक डाकघर ऐसा क्यों हो गया, क्यों उससे लोग तिरस्कृत कर रहे हैं, क्यों सरकार का उसके प्रति ध्यान नहीं है। मैं जहाँ खड़ा हूँ यह रेल ट्रैक पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन की ओर जाती है। इस लोहे के लाल पुल को पुल संख्या 249 ब्रिज नंबर 249 भी कहा जाता है। इस पुल का निर्माण करीब 1863 में शुरू हुआ है और ये बनकर तैयार हुआ था 3 साल में, 1866 में। अब आप उम्मीद करिए कि 1863 में और 1866 के बीच इस 3 साल में दिल्ली का पुराना किला, दिल्ली का लाल किला का हिस्सा और यमुना पार का हिस्सा इस पुल से जुड़ गया था। या यूँ कहेंगे कि कलकत्ता के रास्ते, कलकत्ता से हम दिल्ली पहुंचने के लिए इस पुल का इस्तेमाल करना शुरू कर दिए थे। ये बात 1867 की है। लेकिन आज अनफॉर्चुनेट, ये दुर्भाग्य है कि पिछले 20 साल से बीतने के बाद भी आज इसके बगल में स्वतंत्र भारत में जिस नए पुल का निर्माण करने की बात हो रही थी या की गई थी, जो परियोजना शुरू हुआ था, वो परियोजना आज तक, अभी तक पूरा नहीं हुआ।
का जब निर्माण हो रहा था या निर्माण होने की बात जब हुई थी, उस समय 1863 यानी 1857 का जो विद्रोह था, वो विद्रोह धीरे धीरे बढ़ रहा था। यह अलग बात है कि तत्कालीन अंग्रेजी शासक या अंग्रेजी व्यवस्था के जो लोग थे, वो उस आंदोलन को दबाने की भरपूर कोशिश कर रहे थे। और उस आंदोलन के में जो एक भूमिका आई थी, वो थे मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर भी इस पुल के निर्माण में या कलकत्ता को दिल्ली से जोड़ने के लिए जो अंग्रेजों की एक नीति बनी थी, उस नीति का उन्होंने विरोध किया था। परिणाम ये हुआ कि जब बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें रंगून भेजा गया, तब इस पुल का निर्माण या इस पुल पे जो और कार्य करना था, वो अंग्रेजी शासक प्रारंभ किए। भारत में जो डाक व्यवस्था है, वो डाक व्यवस्था का इतिहास बहुत पुराना नहीं है। मसलन 750 साल 1296 के आसपास में अलाउद्दीन खिलजी के समय में डाक एक आया था दिमाग में, डाक की बात, ताकि संवाद का आना जाना बना रहे। और यह संवाद का लाने और ले जाने का काम घोड़ा के माध्यम से होता था। घुड़सवार इस संवाद को ले जाते थे। यह बात तुगलक के समय में भी था। तुगलक जब 1341 के आसपास में समय में, तुगलक के समय में भी डाक व्यवस्था वही लगभग रहा जो अलाउद्दीन खिलजी के समय था। 1541 के आसपास आने पे जब शेर शाह सूरी आए, तो शेर शाह सूरी ने बंगाल से सिंध तक डाक व्यवस्था को बहुत ही बेहतरीन करने के लिए, या उस समय जो व्यवस्था होनी चाहिए बेहतरीन, उसके लिए उन्होंने हॉर्स डाक की कल्पना की और उसकी शुरुआत की। 1672 में महाराजा वाडेकर, ये मैसूर के महाराजा थे, उन्होंने एक संस्थागत तरीके से डाक लाने की बात सोची। 1766 से लेके 1774 के बीच में जब रॉबर्ट क्लाइव आते हैं, तो रॉबर्ट क्लाइव ने एक रेगुलर पोस्टल सर्विस या पोस्टल सिस्टम की स्थापना की बात सोचे और उन्होंने स्थापित भी किया। रॉबर्ट क्लाइव के बाद में, रॉबर्ट क्लाइव का जो 1766 से लेकर 1774 का समय है, उसके बाद 1774 में वारेन हस्टिंग के समय में वारेन हस्टिंग ने पूरे पोस्टल सर्विस को या पोस्ट ऑफिसेज को ऑर्गेनाइज किया। बहुत ही संगठित तरीके से डाक के बारे में सोचे और डाक के एक स्थान से दूसरे स्थान पे कैसे जाएगा, इसके बारे में उन्होंने एक ऑर्गेनाइज तरीके से काम करना शुरू किया। वारेन हस्टिंग की जो सोच आई डाकघर के बारे में, पोस्टल सेवा के बारे में, वही उसी सोच का एक उपज हुआ कलकत्ता का जीपीओ। 1774 और 1794 के बीच में ये बहुत ही अच्छे तरीके से भारत में डाक व्यवस्था का उदय होने लगा। 31 मार्च 1774 को कलकत्ता जीपीओ का स्थापना हुआ। उसी तरह 1 जून 1786 में मद्रास में जीपीओ बना, आज का चेन्नई, कल का मद्रास। और फिर 1794 में आज का मुंबई, लेकिन कल का बॉम्बे जीपीओ की स्थापना हुई। भारतीय डाक व्यवस्था में हमें वारेन हस्टिंग को कभी भूलना नहीं होगा। यह अलग बात है कि आज़ाद भारत में या पिछले 200 साल में डाक व्यवस्था में बहुत सारा परिवर्तन हुआ, बहुत सारे अच्छी बातें यहाँ पे आई, लेकिन वारेन हस्टिंग ने
जो भारत में डाक व्यवस्था की शुरुआत की थी वह अपने आप में बहुत बेहतरीन था। और यही कारण है कि कलकत्ता का जीपीओ, मुंबई का जीपीओ या फिर मद्रास का जीपीओ वॉरेन हेस्टिंग्स की ही सोच की उपज है। उसी का परिणाम ये हुआ कि 1850 आते आते भारत में पोस्ट ऑफिस कमीशन की बात आई और पोस्ट ऑफिस कमीशन का भी नियुक्त हुआ। 1854 में पोस्ट ऑफिस एक्ट 17 लागू हुआ। भारत में पोस्ट ऑफिस एक्ट को लागू हुए अभी 200 साल नहीं हुआ है, 180 साल के आसपास। लेकिन इन 180 साल में एक तरफ जहां पोस्ट ऑफिस बढ़ा वहीं पोस्ट ऑफिस खत्म भी हुआ। हम चाहे लाख बोल लें कि भारत में पोस्ट ऑफिस की स्थिति, सरकारी पोस्ट ऑफिस बहुत बेहतर चल रहा है, यह गलत है। हाँ, बेहतर चलने की बात आज जो प्राइवेट ऑपरेटर्स हैं, कोरियर सर्विस है, वो बहुत बेहतर चला रहे हैं क्योंकि उसमें कमाई है। सरकारी डाकघर में आज जो स्थिति हो रही है, जिस तरह से नुकसान हो रहा है, जिस तरह से लाभ नहीं प्राप्त हो रहा है, सरकार का ध्यान भारतीय डाक की तरफ, भारतीय पोस्ट ऑफिस की तरफ बहुत बेहतर नहीं है। 1854 में पोस्ट ऑफिस एक्ट बनने के बाद सबसे पहले 1860 में पोस्टल मैनुअल बना, मैनुअल पब्लिश हुआ और उसी तरह 1860 के 13 वर्ष बाद सन 1873 में पहली बार भारतवर्ष में इम्बॉस्ड लिफाफा आया था। आज भी बहुत जगह लिफाफा इम्बॉस्ड हैं, मिलते हैं, लेकिन इसकी शुरुआत 1873 में हुई। सरकारी दस्तावेज तो यह भी कहता है कि 1876 में भारत पहली बार यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन के में ज्वाइन किया था, यानी उस जो श्रृंखला, जो कतार था, उसमें भारत का प्रवेश हुआ। (1879) और 1880 इस दरमियान में भारत के डाकघरों में पहली बार पोस्ट कार्ड आया। आज भारत के गांव-गांव में आज भी पोस्ट कार्ड है उपलब्ध, आज भी लोग पोस्ट कार्ड पे चिट्ठी पत्री लिखते हैं, लेकिन इसकी शुरुआत 1879 और 1880 में पहली बार हुआ था। और उसी समय के दौरान भारत में सबसे पहले रेलवे द्वारा रेल डाक और फिर मनी ऑर्डर, जो डाकघर से हम मनी ऑर्डर भेजते हैं, उसकी शुरुआत हुई थी। यह समय था 1860 के आसपास। गंगा के सबसे ऊपरी क्षेत्र से भारत सरकार डाक के माध्यम से अब गंगा जल भी लोगों तक पहुंचा रही है, बेच रही है। भारतवर्ष में मोबाइल सर्विस आने के बाद आज भले आप दिन भर में 50 फ़ोन अटेंड करते हो कि आपको यह कहा जाता हो कि आप बचत करें, आप इस क्षेत्र में अपना निवेश करें, आप उस क्षेत्र में अपना निवेश करें, लेकिन शायद बहुत कम लोग जानते होंगे कि 1882 में पहली बार पोस्ट ऑफिस में
पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक अकाउंट खोला गया था। शुरुआत पैसा जमा करने की बात, सेविंग की बात पोस्ट ऑफिस के माध्यम से शुरू हुआ था और वो समय था 1882। उसी तरह जिस तरह आज आप इंश्योरेंस के लिए हर एक फ़ोन पे नित्य 10 या 20 फ़ोन कॉल रिसीव करते हैं कि आप फलाने क्षेत्र से इंश्योरेंस कराएं, आप फलाने क्षेत्र से इंश्योरेंस कराएं, लेकिन शायद बहुत कम लोग जानते होंगे कि भारतवर्ष में डाकघरों में सबसे पहले इंश्योरेंस आया था और वह समय था 1884। पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस ये लॉन्च हुआ था भारत के डाकघरों में। देश के लोग शायद ये भी नहीं जानते होंगे, मुझे पूरा विश्वास है कि हम जिस कागजात पे दस्तखत करते हैं, पैसे के लेन देन में जिस लाल रंग के रेवेन्यू स्टाम्प पे दस्तखत करते हैं, जो यह गवाह होता है कि आपने पैसे लिए, लेन देन का एक बहुत बड़ा गवाह होता है, वह रेवेन्यू स्टाम्प डाकघर से आया था। आज भले हम इंटरनेट बैंकिंग से इस बैंक से उस बैंक में, इनके लेखा से उनके लेखा में पैसे का हस्तांतरण करते हो, ट्रांसफ़र करते हो, लेकिन जब सरकारी बात आती है या सरकारी बात आती थी, रेवेन्यू स्टाम्प का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान था दस्तावेज के तौर पे। अगर भारत में मूल्य वृद्धि को नज़र में के दृष्टि से देखें तो शायद ऐसा लगता है कि रेवेन्यू स्टाम्प की कीमत को अगर बेस माना जाए तो रेवेन्यू स्टाम्प की कीमत 1886 में एक आना यानी आज के 6 नए पैसे, आज उस रेवेन्यू स्टाम्प की कीमत महज 1 रुपया है। 1886 का एक आना 2023 में आज सिर्फ 1 रुपया हुआ है। इसका मतलब है कि महंगाई बढ़ी है या नहीं बढ़ी है, ये सरकार जाने। 1898 में जुलाई के महीने में पोस्ट ऑफिस एक्ट 6 लागू किया गया और उसी तरह 1935 में इंडियन पोस्टल ऑर्डर, भारतीय अर्थव्यवस्था या भारतीय जो मौद्रिक व्यवस्था है उसमें इंडियन पोस्टल ऑर्डर का अभ्युदय हुआ। 1947 में जब देश आज़ाद हुआ तो आज़ादी के समय 3 स्वतंत्र पोस्टेज स्टाम्प लागू हुए, निर्गत किए गए थे उस दिन। आपको यहाँ पर एक चीज़ मैं बताना बहुत ही बेहतर समझूंगा कि जिस वर्ष मेरा जन्म हुआ उसी वर्ष भारत का डाक तार विभाग अपना जो उद्देश्य, अपना जो मोटो बनाया था, अहर्निशम सेवामहे, यानी 1959 में यह भारतीय डाक इस मोटो को स्वीकार किया था। 1986 में आकर फिर सबसे पहले 1 अगस्त को भारतीय डाक में स्पीड पोस्ट लागू किया गया। जो स्पीड पोस्ट की सेवाएं हैं वो 1986 में आया और फिर 1994 में एक्सप्रेस पार्सल भारतीय डाक में उसका जन्म हुआ। (2003) 2003 में भारतीय डाक में मेघदूत सॉफ्टवेयर का इंट्रोडक्शन हुआ और फिर 2006 में एक
ई पेमेंट सर्विसेज, ई पेमेंट सेवा का चालू हुआ भारत के डाकघरों में। एक 1,54,000 और उससे अधिक डाकघर है, क्योंकि डाकघरों में डाकिया पे भारत के लोगों का जो विश्वास है वो कोरियर वाले पे विश्वास नहीं हो सकता है, यह पक्का है। इसलिए हमारा सबसे महत्वपूर्ण हमारा ये दायित्व हो जाता है कि हम अपने देश के जो डाकघर है उसे बचाएं, हम डाकघर जाएं, हम चिट्ठी को डाकघरों से भेजें, क्योंकि अगर डाकघर घाटे में चलने लगेगा, स्वाभाविक है कि सरकार किसी भी घाटे वाली संस्था को नहीं चलाएगी, बंद कर देगी या फिर किसी निजी क्षेत्र के लोग को दे देगी। लाखों लाख करोड़ों लोगों का रोजगार का सवाल हो जाता है। इसलिए आप सबों से निवेदन है कि अगर आप चिट्ठी पत्री किसी भी तरह का कोई कार्य करते हैं तो आप अपने डाकघरों पर विश्वास कीजिए, आप डाकघर जाइए,